हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज डेट है 16/4/2025। तो आज हम लोग यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ने आए हैं और देखने आए हैं कि उसमें क्या क्या आर्टिकल्स छपे हैं और उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल्स और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला है आज का, गवर्नमेंट fears trade war may trigger import surge of US for Chinese packaged goods। तो जब से यूएस ने टैरिफ लगाया है तब से जो ट्रेड वार है वो बहुत सारे देशों में शुरू हो गया है। चीज़ें जो शेयर मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रभावित हो गया है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं, देखते हैं। तो ट्रम्प सरकार द्वारा शुरू लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो टैरिफ है के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मच गया है। भारत, चीन, सिंगापुर, वियतनाम समेत 180 देशों पर ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का हवाला देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। इंपोर्ट मतलब वहाँ से अगर हम लोग कुछ मंगा रहे हैं उस पर, या तो फिर हमने वहाँ पे कुछ दिया उस पर, तो उस पे मतलब जो चार्जेस बढ़ा दिए। इसके बाद चीन यूएस में ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में टैरिफ लगाने का खेल अभी भी जारी है। ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों को 90 दिनों तक टैरिफ में राहत दे दी है। सबसे खास बात है कि भारत ने टैरिफ लगाने की खबरों के बीच खूब कमाई कर ली है। जी हाँ, मार्च 2025 में भारत का अमेरिका में होने वाला निर्यात 35% उछल गया है। मतलब जो हम दूसरे देशों में बेचते हैं, तो हमने अमेरिका में जो बेचते हैं वो मार्च में टैरिफ लगाने से पहले, क्योंकि टैरिफ तो की घोषणा 2 अप्रैल से लगने वाली थी, तो मार्च में जो इंडिया है वो 35% का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर चुका है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय निर्यातकों ने 2 अप्रैल को लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ की मात देखने के लिए खूब जल्दबाजी दिखाई, जिससे पिछले महीने अकेले अमेरिका में $10 बिलियन ज़्यादा का सामान भेजा गया, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 35% की तेज छलांग है। मतलब कि यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें पता चल गया था कि टैरिफ लगने के बाद जो ड्यूटीज है या चार्जेस है वो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो इसके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, उन्होंने मार्च में ही मतलब 2 अप्रैल से लगने वाला था, तो उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें अमेरिका भेज दी, जो कि अकेले $10 बिलियन का सामान भेजा गया, जो लास्ट ईयर 2024 में जो मार्च में था उसकी तुलना में 35% एक्स्ट्रा भेज दिया गया। जैसे कि हमने बताया कि ट्रंप ने अपने टैरिफ बम से 90 दिनों की राहत दे दी है, लेकिन दुनिया भर में निर्यातकों ने टैरिफ शुरू होने से पहले शिपमेंट में तेजी लाने के लिए पिछले महीने काफ़ी संघर्ष किया। उदाहरण के लिए टेक दिग्गज एप्पल आईफोन के कई कंसाइनमेंट टैरिफ लागू होने से पहले बिल्कुल पहले अमेरिका भेजा था। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे थे कि जो इंडिया में जो एप्पल के जितने भी फ़ोन थे वो वापस अमेरिका ने, जो एप्पल कंपनी है उन्होंने अमेरिका बुला लिए, क्योंकि टैरिफ बढ़ने के बाद सबका रेट बढ़ जाए। और जो मैन्युफैक्चरिंग हब है एप्पल का वो चाइना में शिफ्ट ये था सेट था। तो चाइना और अमेरिका का तो टैरिफ वॉर चल रहा है, तो चाइना से अगर कुछ भी मंगाते हैं लोग तो उस पर लास्ट जब हमने देखा था तो 145% टैरिफ लगा था। तो मतलब अगर 100 का सामान मंगाते तो उसके लिए 245 देना पड़ता।
तो उससे बचने के लिए इन्होंने पहले ही अपने सामान मतलब ग्रीन कॉरिडोर बना के वापस मंगवा लिए थे। तो आधिकारिक ऑफिशियल डेटा के अनुसार मार्च में अमेरिका को भारत का निर्यात $10.14 बिलियन था, जो मार्च 2024 में $7.51 मिलियन से 35.06% अधिक था। और पूरे साल देखा जाए अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिए अमेरिका को कुल $86.51 बिलियन का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान $77.52 बिलियन की तुलना में ऑलमोस्ट 11.59% मतलब इंक्रीज हुआ था। तो इसी बीच मार्च 2025 में अमेरिका से माल आयात भी बढ़कर $3.7 बिलियन हो गया है, जो मार्च 2024 की तुलना में 9.63% अधिक है। तो एक्सपोर्ट अराउंड 35% बढ़ा है मार्च में, और अगर ईयरली देखें तो 11.59% बढ़ा है, और इम्पोर्ट 9.63% बढ़ा है मार्च में। और वित्तीय वर्ष की तुलना में देखें तो ईयरली देखें तो 7.44% बढ़ा है। ठीक है, तो उसी वित्तीय वर्ष में आयात 7.44% बढ़कर $45.53 बिलियन हो गया, जबकि यह $42.13 बिलियन था। आंकड़ों से आगे पता चला कि 2024-25 में भारत का कुल सामान और सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड 820.93 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 778.13 बिलियन से 5.5% ज़्यादा था। सेवा निर्बाध, जो मतलब मेडिकल हो जाता है, वो 12.45% बढ़कर $383.51 अरब हो गया, जबकि माल निर्यात में 0.08% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो $437.42 अरब तक पहुंच गया। तो 2 अप्रैल को जो टैरिफ लागू हो इस समय सीमा से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों की रोक की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि 75 देशों ने व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका से संपर्क किया था। हालांकि ट्रंप ने इसके साथ ही चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था, जो कि सुनने में आ रहा है कि अभी 245 हो गया है। भारत और अमेरिका वर्तमान में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2023 तक to 2030 तक व्यापार में मौजूदा $1.191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक दोगुना करना है। सौदे का पहला फेज इस साल सितंबर-अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। तो ट्रेड वॉर से सभी देशों को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अगर इंपोर्ट बढ़ेगा, आप अमेरिका में कुछ सामान भेज रहे हैं, इंडिया में 100 रुपये का है, तो वहाँ पे अभी इंडिया में 26% लग रहा है, तो वहाँ पे 126 में बिकेगा, तो इंडिया से महंगा बिक रहा है। जबकि सेम प्राइस अगर अमेरिका में होगा तो मान लीजिए 100 रुपये में बिक रहा है, तो लोग अमेरिका का सामान खरीदेंगे, इंडिया का नहीं खरीदेंगे। इससे इंडिया का मार्केट दूसरे देशों में कमज़ोर हो रहा है। अब आते अगले न्यूज़ पे। अगला है ईडी नेम्स सोनिया एंड राहुल इन नेशनल हेराल्ड चार्जशीट, कांग्रेस से वेंडेटा। तो ये जो ईडी का है, ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग या जितने मनी से रिलेटेड केस है वो इनके पास जाते हैं, मतलब नेशनल केस। तो इसमें ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी नेताओं को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो
जो ईडी है वो मंगलवार को कांग्रेस की जो सांसद है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिससे उनके जो नेता है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग बदला लेने की राजनीति कर रहे हैं और अपने पावर का गलत यूज कर रहे हैं, ईडी को अपोजिशन पार्टी के खिलाफ लगाकर। तो जो आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का हमेशा चलता रहता है। जो सरकार पावर में रहती है उन पर आरोप लगते रहते हैं। आज बीजेपी पावर में है तो अपोजिशन उन पर ये इल्ज़ाम लगा रही है, कल अपोजिशन पावर में होंगी तो बीजेपी उन पर लगाएगी। तो ये चलता रहता है, इस पर हमें नहीं पढ़ना है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल ईडी की चार्जशीट में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य का भी नाम है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करेगा। तो आने वाले 25 अप्रैल को दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की जाएगी, जिसमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ और लोगों का भी नाम शामिल है। 11 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किए, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की संपत्तियां स्थित है। AJL याद रखेंगे, ये संपत्तियां वहाँ पे स्थित है, जिसे यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी है। तो जो पैसे वहाँ पे AJL के नाम पे लिए थे उसे यंग इंडिया लिमिटेड में के नाम पे किया गया है, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी है। तो ईडी के अनुसार यह जब्ती जांच के बाद की गई है। तो जो भी सीज किया गया पैसा वो जांच हुआ, जो भी सबूत मिला उसके आधार पर किया गया है, जिसमें AJL की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपए के अपराध की आय के कथित शोधन का पता चला है। यहाँ पर 988 करोड़ रुपए के जो संपत्ति उसके बारे में पता चला। कार्रवाई तब शुरू हुई जब एक न्यायाधिकरण ने हाल ही में संपत्तियों की पहले की अंतरिम कुर्की की पुष्टि की। रमेश ने ट्वीट कर कहा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए एक राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ अन्य खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना कुछ और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और धमकाने का काम है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। तो अपोजिशन ने बोला कि ये जितना है जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त किया गया है वो एक प्री प्लान मतलब अपराध है, और जो जिनके नाम आए जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो ये सब कुछ नहीं, मतलब उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री है उनके द्वारा ये सब पॉलिटिक्स है और लोगों को डरा धमका के रखने का काम है, जिसके लिए कांग्रेस और उसका नेतृत्व शांत नहीं रहेगा। वो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो इतने तो देखिए, अब देखते कि नेशनल हेराल्ड आखिर है क्या। तो नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है? ईडी की जांच जो औपचारिक रूप से 2021 में शुरू हुई, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दिल्ली की एक अदालत में दायर की गई शिकायत से उपजी है। शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर YIL के माध्यम से 50 लाख रुपए की मामूली राशि के लिए AJL की संपत्तियां जिनकी अनुमानित कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है को धोखाधड़ी से हथियाने का आरोप लगाया गया था। तो ये जांच 2021 में शुरू हुई। तो कैसे शुरू हुई? तो भाजपा के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी 2014 में दिल्ली की एक अदालत में शिकायत डाले थे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता YIL के माध्यम से 50 लाख की जो मामूली मतलब राशि है उसके लिए एक कंपनी थी AJL, उसकी जिसका मतलब वैल्यू था 2000 करोड़, उसकी पूरी संपत्ति को अपने पास रखने का या धोखे से
मतलब हथियाने का आरोप लगा था। कानूनी चुनौती के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। जांच के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर तलाशी और जब्ती की वित्तीय अनियमितताओं को अतिरिक्त परतों की ओर इशारा करने वाले दस्तावेजों को उजागर करने का दावा किया। ईडी के अनुसार एजेएल वाईआईएल नेटवर्क का कथित तौर पर फर्जी दान के जरिए 18 करोड़ 38 करोड़ रुपए का अग्रिम किराया और विज्ञापनों के जरिए 29 करोड़ रुपए का अवैध धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जो ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इसका उद्देश्य कांग्रेस में उदारवादी ब्रिगेड की चिंताओं को आवाज देना था। तो नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1938 में कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इसमें जो कांग्रेस के उदारवादी ब्रिगेड है उनकी चिंताओं को सामने लाना, यही उद्देश्य था पार्टी का। तो एजेएल द्वारा प्रकाशित यह अखबार 1947 में आज़ादी के बाद पार्टी का मुख्य पत्र बन गया। एजेएल ने दो अन्य अखबार भी प्रकाशित किए, एक हिंदी में और दूसरा उर्दू में। 2008 में यह अखबार 90 करोड़ रुपए ज़्यादा के कर्ज के साथ बंद हो गया था। तो अब चलते अगले न्यूज़ पे। अगला है मानसून से रिलेटेड। तो above normal rain likely says IMD says per consumption। तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश का अनुमान है इस साल, और गर्मी भी उतनी पड़ने वाली है। मतलब 105% बारिश होने वाली है। मतलब 100% तो नॉर्मल होता है, ये 105% है, तो एबव नॉर्मल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। तो 2014 का है, प्रेडिक्टेड कितना था, एक्चुअल कितना हुआ। तो लाल वाला जो था वो प्रेडिक्टेड है और एक्चुअल है जो ब्लू वाला है। तो 2014 में प्रेडिक्टेड था कि 95% होगा, पर हुआ कितना, 88%। 2015 में 93% का मतलब अनुमान था और हुआ अराउंड 85 के आसपास, 85-86। 2016 में 97 हुआ है, अनुमान था 93। 2016 में ज़्यादा हुआ। 17 में ऑलमोस्ट सेम हुआ है, थोड़ा सा अंतर है, उतना चल जाता है। 2018 में अनुमान था 97 का, पर हुआ कितना, 91। 2019 में बहुत बारिश हुई, 96 का अनुमान था, पर हुआ कितना, अराउंड 110%। 2020 में भी सेम है, 99 का अनुमान था, 99 हुआ। 2021 में 98% का अनुमान था और हुआ है 99%। 2022 में भी ज़्यादा हुआ बारिश, क्योंकि अनुमान था 96% का, हुआ अराउंड 105 या 106%। तो 2023 में देखें तो अनुमान था हमारा बारिश होने का 96%, पर हुआ है कम, जो कि है सिर्फ 94%। लास्ट ईयर अनुमान था 106% का, मतलब सामान्य से ज़्यादा का अनुमान था और हुआ है 108%। उससे जितना अनुमान था उससे ज़्यादा ही हो गया। तो अभी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है कि IMD बोल क्या रहा है। तो 90% से नीचे होगा तो डेफिशिएंट है, 96 बिलो नॉर्मल, 96 104 नॉर्मल, 104 से 110 अबव नॉर्मल, 110 से ज़्यादा एक्सेस। नीचे है ग्राफ, देख लेंगे। तो उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी, लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अप्रैल के महीने में ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पर ये सब जगह नहीं है, बहुत जगह अभी भी बारिश हो रही है। इसी बीच मानसून को लेकर भारत मौसम विभाग यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अच्छी
खबर दी है। तो आईएमडी के मुखिया ने मंगलवार को बताया कि इस मानसून में भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं पूरे मौसम के दौरान अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया है। अल नीनो और ला नीना ये दो हैं जो प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन से मिलकर बनते हैं। इससे बारिश होती है एक तरफ मतलब गर्मी रहता है। तो अल नीनो और ला नीना दो चीज़ होते हैं। तो अल नीनो और ला नीना का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल नीनो से जो मानसून है इंडिया का वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अल नीनो अगर है तो वो आपको साउथ अमेरिका में ज़्यादा असर करेगा, वहाँ पे बारिश अच्छी होगी। और फिर जो इधर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इधर इंडियन ओशन, तो वहाँ पे वो मानसून कम कर देते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे मानसून कम हो जाता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस बार अल नीनो का स्थिति नहीं बनेगा, तो मतलब बारिश की संभावना ज़्यादा है। अब ये अल नीनो हो गया। अब ला नीना क्या होता है? ला नीना होता है जो ठंडी हवाओं की तुलना में भारत में एक बड़े हिस्से में भेजती है, जिससे यहाँ का विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत, बांग्लादेश जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें वर्षा सामान्य से अधिक होने लगती है। तो इसमें वो फायदा हो जाता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, जो कि किसानों के लिए और जो भी उद्योग है जो बारिश से रिलेटेड है उसमें या मानसून से रिलेटेड है वो फायदा हो जाते हैं। तो इस साल सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। तो अल नीनो में जो ओशन हो जाता है वार्मर हो जाता है और ला नीना में कोल्डर रहता है। तो इस साल सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में 4 महीने के मानसून मौसम जून से सितंबर से सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है तथा संचयी वर्षा दीर्घ अवधि 87 सेंटीमीटर से 105% रहने का अनुमान है। मतलब जो 87% यहाँ पे बारिश होता था तो वो 87 से बढ़कर 105% रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम मानसून वर्षा से जुड़ी अल नीनो की स्थिति इस बार विकसित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार अल नीनो अगर नहीं होगा तो इस बार ला नीना को उम्मीद है। ला नीना होगा तो बारिश लाएगा और अल नीनो होता तो सूखा जाता है। तो इससे किसानों के लिए अच्छी खबर है। भारत एक किसान प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। कृषि देश की लगभग 42.3% आबादी की आजीविका का आधार है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देता है। बता दें कि शुद्ध खेती वाले क्षेत्र का 52% प्राथमिक बारिश प्रणाली पर निर्भर करता है। इसके अलावा देश भर में बिजली उत्पादन के अलावा पीने का पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को फिर से भरने के लिए भी बारिश महत्वपूर्ण है। मतलब बिजली मतलब जो भी हाइड्रो वाटर प्लांट्स है उसमें फ़ायदा होता है। बारिश तेज होगा तो मतलब वाटरफॉल्स में भी पानी तेज आएगा और जितने जलाशय हैं मतलब तालाब हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सब भर जाएंगे। तो उससे जो फिशिंग होते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि मानसून के मौसम में सामान्य बारिश भविष्यवाणी देश के लिए बड़ी राहत की बात है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, जबकि भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। यही वजह कि लगातार सूखे और बाढ़ आ रही है। तो वैज्ञानिक का कहना है कि बारिश जितने दिनों तक पहले होती थी वो अब कम हो रहा है, और जब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इससे सूखे और बाढ़ आ रही है। मतलब बारिश का दिन घट रहा है तो बारिश हो नहीं रहा है तो ज़मीन सूख रहा है, नदी तालाब सूख रहे हैं। पर अगर बारिश हो रहा है तो अचानक बारिश हो रहा है, तो जहाँ पे सूख भी रहे वहाँ पे अचानक बहुत ज़्यादा पानी आ जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति हो रही है। यही नॉर्मल हल्का हल्का बारिश होता है, ज़्यादा दिन तक चलेगा तो सूखे की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ज़मीन भी सूखती है, धरती भी पानी को एब्जॉर्ब करती है। पर ज़्यादा बारिश होने से वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी, इससे बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। तो लू के प्रकोप से जूझ रहे कई हिस्से। जानकारी दे कि देश के कुछ हिस्से पहले से ही भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं
वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल से जून की अवधि में काफ़ी अधिक संख्या में लू चलने की संभावना है। माना जा रहा है कि तापमान बढ़ोतरी और लू के कारण बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है। इस बीच मानसून को लेकर आई अच्छी खबर ने लोगों को राहत दी है। मतलब बहुत जगह दिल्ली में मान लीजिए वहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ गई है और जून तक गर्मी का अनुमान है, जिससे लू चलेगा तो लोगों को एसी की ज़रूरत होगी, जिससे बिजली की खपत बढ़ेगी। और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, 90 से कम हुआ तो बारिश सामान्य से कम होगा, सामान्य से नीचे 90 से 95%, सामान्य 90 से 104%, सामान्य से ऊपर 105 से 110% और अधिक अगर 110 से ज़्यादा हुआ तो। और इस बार ये रेंज में आ रहे हैं, तो ये सामान्य से अधिक का अनुमान है। अगले पे आते हैं। ट्रम्प एडमिन फ्रीजेस 2.2 बिलियन ग्रांट्स फॉर हार्वर्ड आफ्टर इट डिफाइज डिमांड्स। तो ट्रम्प एडमिन ने जो टैक्स से छूट देते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $2.2 बिलियन का, उसको फ्रीज कर दिया है। और ये सब हुआ है जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके कारण, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि वो कुछ और चीज़ों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, वो अभी हम देख लेंगे। अमेरिकी राजनीति और शिक्षा के बीच टकराव तेज हो गया है जब ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.2 अरब की सरकारी ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रीज कर दिया। प्रशासन ने यह कदम तब उठाया जब यूनिवर्सिटी ने ट्रम्प प्रशासन की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तो ट्रम्प प्रशासन की कुछ मांगे होंगी जिनको यूनिवर्सिटी नहीं मानी, तो इसके लिए ट्रम्प सरकार ने जो सरकारी ग्रांट देती है, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको फ्रीज कर दिया। तो प्रशासन ने शुक्रवार को भेजे गए एक पत्र में हार्वर्ड से मेरिट बेस्ड एडमिशन और हायरिंग नीति अपनाने, कैंपस एक्टिविज्म पर नियंत्रण और डाइवर्सिटी के मुद्दे पर ऑडिट कराने की मांग की थी। इसके साथ ही सभी छात्र संगठनों पर निगरानी रखने और उन पर बैन लगाने की बात कही गई जो अवैध गतिविधियों या हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो ट्रम्प सरकार ने जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, मतलब जो हो सकता है मतलब बिना डोनेशन के, उस पर और हायरिंग नीति का अपनाने का बात कहा। कैंपस में जितने एक्टिविटी होते हैं उस पर नियंत्रण करना और जो भी डाइवर्सिटी के मुद्दे हैं उसको ऑडिट करने की मांग की थी। तो यूनिवर्सिटी ने इसे खारिज कर दिया और जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी स्टूडेंट यूनियन है, उन सब पे नज़र रखने का और जो भी अवैध इलीगल काम कर रहे हैं या वायलेंस को इनक्रीज कर रहे हैं उन पर बैन करने की मांग की। तो हार्वर्ड ने जवाब में कहा कि इस शैक्षणिक आज़ादी से समझौता हम नहीं करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलन गार्बर ने सोमवार को यूनिवर्सिटी समुदाय को भेजे पत्र में कहा कि सरकार की ये मांगे हमारे संवैधानिक अधिकारों और शीर्षक 6 कानून के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार यह तय नहीं कर सकती कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाए, किसे भर्ती करे और किस विषय पर रिसर्च करे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष उनका कहना था कि कोई भी सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल नहीं कर सकती कि क्या पढ़ाना है, किसे भर्ती करना है और किस विषय पर रिसर्च करना है। वो सरकारी यूनिवर्सिटी जिसको उस पर कंट्रोल कर सकती है, प्राइवेट पे नहीं। आगे गार्बर ने कहा यह संघर्ष कानून से परे सत्ता के इस्तेमाल का है, हमें अपने मूल्य और पहचान खुद तय करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने यहूदी विरोधी भावना को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। हार्वर्ड में शिक्षण और सीखने को नियंत्रण करने और यह तय करने के लिए कि हम कैसे काम करें, कानून से अलग सत्ता के दावे से ये लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। हमारी कमियों को दूर करने, हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हमारे मूल्यों को मूर्त रूप देने का एक समुदाय के रूप में परिभाषित और पूरा करना हमारा काम है। इसमें गवर्नमेंट कोई दबाव न डाले, राजनीतिक दबाव या अकादमिक हस्तक्षेप। ट्रम्प प्रशासन की ये कार्रवाई केवल हार्वर्ड तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ब्राउन, प्रिंसटन जैसी प्रमुख संस्थाओं की फंडिंग पर भी रोक लगाई गई है। मतलब सिर्फ हार्वर्ड पे नहीं और भी यूनिवर्सिटी की फंडिंग पे रोक लग गया है। प्रशासन का आरोप है कि इन संस्थानों में
एक गाजा युद्ध के दौरान इजरायली विरोधी प्रदर्शनों को में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म को अनदेखा किया। कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जिनके भी इन्होंने जो ग्रैंड था वो रोका है कि उन पे गाजा युद्ध के दौरान इजराइल का जो युद्ध हुआ था उस दौरान इजराइल के विरोधी प्रदर्शन को अनदेखा किया था। ट्रंप प्रशासन की मांगों ने पूर्व छात्रों के एक समूह को विश्वविद्यालय के नेताओं को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उसने कानूनी रूप से विरोध करने और शैक्षणिक स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय के स्वशासन को खतरा पहुंचाने वाली गैर कानूनी मांगों का पालन करने से इनकार करने का आह्वान किया गया। तो छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों में इसको लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। हार्वर्ड के छात्रों और कुछ पूर्व छात्रों ने इस फैसले को लेकर जबरदस्त नाराजगी। पूर्व छात्रा अनुरिमा भार्गव ने कहा, हार्वर्ड आज ईमानदारी, मूल्यों और स्वतंत्रता के लिए खड़ा हुआ, जो उच्च शिक्षा की नींव के रूप में काम करता है। उन्होंने आगे बताया कि हार्वर्ड ने इस दुनिया को याद दिलाया कि सीखना, नवाचार और परिवर्तनकारी विकास बदमाशी और सत्तावादी सेना के आगे नहीं झुकेगा। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उनका कहना है सरकार ने शीर्षक 6 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और यूनिवर्सिटी व कांग्रेस को समय रहते सूचित भी नहीं किया गया। तो ट्रंप सरकार के आगे केस भी हो गया है, जो प्रोफेसर्स के एसोसिएशन है उन्होंने कर दिया है। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जहाँ पे चाइना ऑर्डर्स एयरलाइंस टू सस्पेंड बोइंग जेट डिलीवरीज, सेज रिपोर्ट। तो टैरिफ वॉर को बढ़ते लेकर जो भी चल रहा था अमेरिका, यूएस और चाइना के बीच में, उसमें चाइना ने बोइंग जेट की डिलीवरी को सस्पेंड कर दिया है और उसकी जगह पर उन्होंने एयरबस की तरफ रुख कर दिया है। तो देखा जाता है कि दो ही कंपनियां हैं जो आज के टाइम पे हवाई जहाज़ बनाती है, जैसे एयरबस हो गया और एक बोइंग हो गया। तो एयरबस कहाँ की है? फ्रांस की, और बोइंग है यूएस की। तो यूएस से पहले बन रहा था, तो टैरिफ और टैक्स ज़्यादा लग गया, तो अब वो महंगा पड़ रहा है। तो उसके लिए चाइना ने एयरबस की तरफ रुख कर लिया। तो क्या था, चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनी से कहा कि वे अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग से विमानों की आपूर्ति बंद कर दें। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ऐसा बीजिंग और अमेरिका के बीच हुआ, जो व्यापार युद्ध गहराने के बीच किया गया है। जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर टैरिफ युद्ध में उलझी हुई है, तथा अब अमेरिकी सरकार अमेरिका चीन से आयात पर 145% तक का शुल्क लगा रहा है। बीजिंग ने वाशिंगटन की इस कार्रवाई और गैर कानूनी धौंस को बताते हुए उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और अमेरिकी आयातों पर 125% का जवाबी शुल्क लगा दिया तथा आगे और शुल्क वृद्धि करने को निरर्थक बताया है। तो अमेरिका ने 145% लगाया था, तो चीन ने भी उसे गैर कानूनी धौंस की तरह से बताते हुए 125% का शुल्क लगा दिया, जो कि और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने मंगलवार को बताया कि मामले में परिचित लोगों के हवाले से चीन ने एयरलाइंसों को बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने का भी आदेश दिया है। तो जो बोइंग के जो विमान थे उसे डिलीवरी लेना था चीन को, तो बढ़ते हुए जो टैरिफ है उसके कारण उन्होंने वो डिलीवरी रोक दी है। वित्तीय समाचार आउटलेट ने कहा के हवाले से बताया कि बीजिंग ने अपनी विमानन कंपनियों से अमेरिकी कंपनियों से विमान से संबंधित उपकरण और पुर्जों की खरीद को भी निलंबित करने का। तो एयरलाइन मतलब हवाई जहाज तो लेने से रोका ही, पर कंपनी से जितने भी उपकरण है, मतलब एसेसरीज हो गए या तो फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गया, वो सब भी लेने को मना कर दिया है। तो बोइंग और चीन के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया। तो अमेरिकी आयातों बीजिंग के पारस्परिक टैरिफ से विमान और उसके कल पुर्जों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। टैरिफ बढ़ा है,
मतलब डबल से ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए वहाँ पे जो प्राइस था वो भी डबल से ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जो 1000 करोड़ का होगा वो 2000 करोड़ हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने रोक दिया। तो चीनी सरकार उन विमान कंपनियों की मदद करने पर विचार कर रही है जो बोइंग जेट विमानों को पट्टे पर लेती है और उच्च लागत का सामना करती है। ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने से विश्व बाजार में उथल पुथल मच गई है तथा सहयोगियों और विरोधियों के साथ कूटनीति में भी उथल पुथल मच गई। अमेरिका के अस्थिर नेता ने पिछले सप्ताह अचानक आगे की वृद्धि पर रोक लगाने की घोषणा की, लेकिन बीजिंग को तत्काल कोई राहत नहीं दी है। मतलब अमेरिका के जो नेता हैं उन्होंने आगे जो वृद्धि होगी वो उस पर रोक लगा दी है, पर इससे राहत नहीं दिया गया है चाइना को। अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर जैसे उच्च स्तरीय तकनीकी सामानों के लिए चीन और अन्य देशों के खिलाफ नवीनतम शुल्कों से छूट की घोषणा की है। अमेरिका ने जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर और कुछ छूट की घोषणा की है। तो आज के लिए नहीं रखते, मिलते हैं कल अगले न्यूज़ के साथ। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।